नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फैक्ट प्लस मिक्स क्वेश्चन, जी हाँ, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका तरीका जो है कि लगातार बदल रहा है। और इस बदलते तरीके को जो है कि सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इससे सीखना चाहिए। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको ज़रूर से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड प्रश्न होते हैं और लगातार जो है कि पूछे जा रहे हैं। अगर आप रिपीटेड प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आपको आसानी से 2 नंबर का इजाफा हो जाता है। क्योंकि जून 2024 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ, जून अ, क 2000 जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, या फिर री एग्ज़ाम हुआ था, या फिर अब जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2024 वाला, तो उसमें कहीं देखेंगे कुछ प्रश्न जो है कि आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो अगर इन इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 3 से 4 प्रश्न का कहीं न कहीं 8 स 4 से कहीं न कहीं 6 से 8 नंबर 10 नंबर का इजाफा आपको हो जाएगा। और जो दूसरी बात है कि इस समय जो पैसेज पूछे जा रहे हैं, 5 नंबर का आपका जो पैसेज होता है पेपर 1 में, और जो डीआई से होता है, और पेपर 1 में ही 5 नंबर का जो पैसेज पूछा जाता है। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट में 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो इनमें कम से कम जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 प्रश्न को आसानी से आप 40 नंबर में बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जो है कि पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट में जो 5 नंबर का डीआई होता है, तो डीआई पे थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें आसानी से 3 से 5 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि आप 5 में 5 भी कर ले जाएँ। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आपको आसानी से आ सकता है कि डीआई में भी बहुत सारे अ, मेथड होते हैं, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। और रहेगी बात जो 5 नंबर का जो पैसेज पूछा जाता है पेपर फर्स्ट में, तो इसमें आसानी से आप 5 में 5 कर ले जाते हैं। क्योंकि क्योंकि जो पैसेज है इस समय आसान ही पूछा जा रहा है। आपको जो है कि पैसेज एक बार पढ़ने पे तुरंत उत्तर उसका मिल जा रहा है। कहीं भी घुमावदार प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो 20 अंकों का मामला है, तो ये आसानी से आप कर ले सकते हैं। पे जो सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, तो कहने का आशय है कम से कम आप जो है कि 17 से 18 प्रश्न ईज़िली बना सकते हैं। दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिला के। तो कहीं न कहीं ये 36 नंबर, मतलब 34 से 36 नंबर आपको आसानी से दे सकता है। दूसरी बात जो है कि जो इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कथन कारण के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि ए सही है लेकिन बी गलत है। ए जो है कि सही है और बी उसका सही उसको दर्शाता है, या फिर ए सही है, बी स तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वो नहीं पूछे जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बड़ा उलझाऊ प्रश्न होता है। और जो एग्ज़ामिनर है किस किस मंशा से प्रश्न सेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना होता है। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। कमिटमेंट से जो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि किस विचारक ने क्या कहा है, तो उससे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो फैक्ट और मिक्स क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं इधर 2-3 बार से एग्ज़ाम से, और आप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कौन से, जैसे फैक्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो फैक्ट है, मूल अधिकारियों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली जा रही है। तो ये एकदम फैक्ट प्रश्न है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप आसानी से इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मूल अधिकारों से जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट हो गया, इसमें आप आसानी से 2 नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद किस विचारक कौन सा विचारक इसमें है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है। तो अगर आप आईआर में जो है कि यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आदर्शवाद, इन सभी को थोड़ा भी बहुत भी पढ़ा है और उनके विचारकों को थोड़ा भी जानते हैं, तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, जैसे कि इसमें जो ऑप्शन दे दिया, 5 ऑप्शन दे दिया, तो 5 ऑप्शन देके आप घबराना नहीं, केवल एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। तो इसमें पूछा कि जैसे कि कौन-सा यथार्थवादी शाखा सम्मिलित नहीं है, तो स्टीफन वॉल्ट, जॉन मर्साइमर, केनेथ वाल्टर्स, वुडरो विल्सन, इमैनुअल कांट। तो अगर आप जो है कि आदर्शवादी विचारों को जानते हैं, तो आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी डी, ई और ई जो है कि ये आदर्शवादी विचारक हैं आईआर में। तो डी, ई जहाँ पर भी है आपको इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे डी, ई यहाँ पर ही है, तो आपके 3 प्रश्न यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है कि आपके यहाँ पे बचते हैं। तो इसमें अगर आप पूछ रहा है कि कौन-सा नहीं है, तो आसानी से इसका उत्तर जो है कि मिल गया कि डी और ई जो है कि वुडरो विल्सन और इमैनुअल कांट जो है कि आदर्शवादी विचारक हैं। अगर अगर आप डीई को नहीं भी जानते, आपको लगता है कि केनेथ वाल्टर्स जो है कि यथार्थवादी शाखा शब्द, तो आप केनेथ वाल्टर्स को जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं सी और सी। यानी ये ऑप्शन तो आसानी से ख़त्म हो गया। और जॉन मर्साइमर भी यथार्थवादी शाखा से हैं, तो बी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो इस तरह जो है कि आपका जो उत्तर फिर डी, ए और ई मिल जाता है। यानी कहने का मतलब आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, और अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये फैक्ट वाला प्रश्न है कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्ली चुनाव आयोजित किए थे? तो ये फैक्ट है। अगर आप आंसर आता है तो आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर 1994 है। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आपको किसी पर भी टिक तो लगाना ही है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, टिक लगाना है। तो कहने का आशा है जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं आता है तो फिर उलझाऊ वाला हो जाता है कि कौन-सा लगाएँ, कौन-सा ना लगाएँ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये भी फैक्ट पे आधारित प्रश्न है। अगर आपको आंसर आता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है कि 44 सीट जीती थी, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर आप इन ऑप्शन में घूमते रह जाएँगे और कहीं न कहीं कोई भी टिक लगा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों, उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालक्रम में लगाना है। तो ये जो है मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन कैसे, मतलब कहने का मतलब कि कहने का आशा है कि आपको कई क्रमानुसार लगाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन कि दिल्ली के संबंध में जो विशेष प्रावधान किया गया था, किस वर्ष किया गया था, सहकारी समितियों को बढ़ावा किस वर्ष दिया गया था, प्रिवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी, विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व कब मिला था, या फिर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो अगर आप जो है कि इसमें से कालक्रम लगाना चाहते हो तो आपको इसमें से खोजना पड़ेगा कि सबसे लास्ट में कौन आया या सबसे पहले कौन आया। तो विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है कि कहीं न कहीं ये लेटेस्ट न्यूज़ था, जो कि केंद्र सरकार ने अभी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात की थी। यानी ये सबसे अंत में हुआ था इन ऑप्शन में से, तो डी सबसे लास्ट में लग जाएगा। जब डी सबसे लास्ट में लग जाएगा तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और अब आपको ढूँढना पड़ेगा कि इन सभी ऑप्शन में सबसे पहले कौन-सा हुआ था। तो दिल्ली के संबंध में जो विशेष प्रावधान हुआ था, वो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था, तो ये चेंज किया गया था। कब किया गया था ये आना चाहिए। इन सब में सबसे पहले कौन हुआ था? तो प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे सी लग जाएगा। तो सी भी 2 है और डी भी लास्ट में 2 है। तो ये अब आपको चूज़ करना है कि ए सबसे पहले आया था या फिर ई सबसे पहले आया, सब उसके बाद घटना घटी थी। तो ए जो है कि आपका दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो इस तरह ऑप्शन आपको चूज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो इसमें केवल जैसे कि आपके पास एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि आप कैसे प्रश्न को करते समय एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये जो है कि एकदम मिक्स क्वेश्चन है। सतत विकास के संबंध में पूछा है, तो प्रतिशतता, संपूर्णवाद, फासीवाद, गहन पारिस्थितिकी के संबंध में पूछा है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो आप इसमें से सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि सतत विकास जो है केवल वर्तमान की ज़रूरत पूरी करने वाला विकास है। तो ऐसा नहीं है, सतत विकास केवल वर्तमान की ज़रूरत पूरी करने वाला विकास नहीं है, ये भविष्य को भी देखता है, वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को देखता है। तो ये ए ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी ए ऑप्शन आपको दिखाई देता है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 विकल्प बचे हैं। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे 2 चीज़ कॉमन है। आपको आपको उस प्रश्न को पढ़ना भी नहीं है। अगर टाइम बचाना है, उस पे ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, तो आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सी और ई, और सी और ई दोनों में है। तो सी, ई को छोड़ बी, केवल आपको दिमाग लगाना है बी और डी पे, कि बी सही है कि डी सही है। तो सबसे पहले बी देख लेते हैं। बी कह रहा है कि पितृसत्ता का आशय है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति संबंध, और डी कह रहा है कि फासीवाद जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो अगर फासीवाद के बारे में थोड़ा-सा भी जानते होंगे, तो फासीवाद जो है कि कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। फासीवाद जो है कि समर्थन कदापि नहीं करता। वो तो चाहता है कि जो उसके फासीवाद के अंतर्गत वो जो उसमें सभी पे काबू करना चाहता है। तो फासीवाद को ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डी को एलिमिनेट करके आप अपना आंसर बी, सी, ई पे जा सकते हैं। तो इस तरह जो है कि इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि गूगल की शुरुआत कब हुई थी, फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना कब हुई थी। ये फैक्ट है। अगर आप जानते हैं कि गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे
गूगल की शुरुआत, फेसबुक की शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, तो इसको आसानी से आप कर ले जाएँगे। जैसे कि गूगल की शुरुआत 2004 में हुई थी, फेसबुक की शुरुआत जो है कि 1998 में हुई थी। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे गूगल की शुरुआत जो है कि 1998 में हुआ था, और जो फेसबुक है, फेसबुक की शुरुआत जो है कि 2004 में हुई थी। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है कि 1975 में हुई थी, और एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना 1976 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप फैक्ट को कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें लिया गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोजन है। तो अभ्यर्थी को ये ट्रैप करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है कि जो पंचायती राज को ज़्यादा ही पढ़े होते हैं, इसलिए जो है कि इसमें 73वें और 74वें में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सीधे सी बात है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का जो प्रयोजन था वो शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन के लिए था। ग्रामीण जो है कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि ये फैक्ट प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड था कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। मेलोनी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये ब्रदर्स ऑफ इटली किससे संबंधित थी? फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों को जो है कि या कृतियों को मतों के सही युग में का चयन करना है। तो इसमें जो है कि इसमें भी आप अगर जानते हैं, फैक्टफुली प्रश्न है, इसको जानते हैं कि कर सकते हैं। तो कौटिल्य धर्मशास्त्र से संबंधित नहीं थे, ये सीधी सी बात है। मनु धर्मशास्त्र से संबंधित थे। तो ए विकल्प है जो है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी सी डी और बी सी डी बच गया है, तो तीनों ही की नहीं देखना है आपको, केवल ई में देखना है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर तराना ए हिंद से संबंधित थे या फिर नहीं थे। तो इस तरह से इसके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसको वैसे इसका उत्तर बी, सी और डी होगा। फिर जो अगला प्रश्न है, इसमें है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब कब किया गया था? तो ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। इसको भी यानी जो नेट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें इस समय जो है कि फैक्टफुली प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपको आता है तभी आपका सही होगा, वरना फिर अगर तुक्का सही बैठ जाता है तो ठीक है, वरना फिर आपको इस प्रश्न में कोई भी आंसर को टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर है पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ये हमेशा से पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप पंचायती राज से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से समिति बनाई गई थी, या फिर केंद्र राज से संबंधित, जैसे सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, वेस्ट बंगाल का जो है मेमोरेंडम, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जो है कि अपने नोट्स में कहीं भी क्रम अनुसार जो है कि बना लीजिए, और किस वर्ष इसका गठन हुआ था और कब रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि पंचायती राज संबंधी जो पहला जो समिति बना था वो बलवंत राय मेहता समिति था। तो इस तरह ए को सबसे आगे कर लेंगे तो बी सी जो है कि आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और यहाँ पे दोनों में ही ए है, और देख सकते हैं कि डी और ई वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में है, तो आपको डी और ई ऑप्शन को नहीं टच करना है। अब आपको जो चूज़ करना है बी सी या फिर सी बी, यानी बी सी होगा या फिर सी बी होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद जो है कि आपका अशोक समिति आया था। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, यानी जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 2 हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि आप आसानी से प्रश्न के उत्तर को फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल एलिमिनेट क्योंकि केवल एलिमिनेट का मेथड आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपने लगातार कहीं न कहीं इसके बारे में जो है कि पढ़ा होगा, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएँगे। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सृजनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर जो 1922 होगा। हालाँकि इसके बारे में जो है कि अभी डाउट है कि अगर आप गूगल करेंगे या फिर इग्नू के नोट्स देखेंगे तो 1920 उसमें बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस पे जो है कि सभी इस प्रश्न को जो है कि ड्रॉप कर दिया जाए और सभी अभ्यर्थियों को 2 अंक मिल जाए। हालाँकि ये एनटीए पे निर्भर करता है कि वो कौन-सा उत्तर मानता है। इसके बाद पुस्तक सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको आसानी से आप जो है कि डेविड थोरो की तरफ जा सकते हैं। जो अगला इसमें प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम में उपबंध है कि राज्यसभा की पदावधि 6 वर्ष होगी?
तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है कि इसकी अवधि 6 वर्ष होगी। ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है, अगर आपको पता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर पुस्तक दी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी है, तो ये चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है। ये जो कि कुछ लोक प्रशासन के जो विचारक है वो कॉमन जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कॉमन सा प्रश्न है, डीप डीप नहीं पूछा है, केवल बुक का नाम पूछा है। तो ये मेथड एलिमिनेशन का मेथड तभी काम करेगा जब आपको प्रश्न का उत्तर आता है या फिर क्रमानुसार लगाना आता है, और किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद ये डीप में पूछेगा तो कहीं न कहीं आपका जो एलिमिनेशन वाला मेथड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रश्न जो है कि आप अगर इस बार के नेट की तरफ ध्यान देंगे तो प्रश्न जो है कि ईज़ी टू मॉडरेट गया है, हार्ड की तरफ नहीं है। हालाँकि 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि हार्ड की तरफ गया हो, वरना जो प्रश्न पूछने का तरीका है 1-2 बार से वो ईज़ी टू मॉडरेट ही रहा है। अब इसमें जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि सत्य कथन पर विचार करना है, और इसमें जो है कि विनायक दामोदर यानी वीडी सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। तो ये वीडी सावरकर का जो कि फेमस है, तो इसको आसानी से आप जानते हैं और इसको कर भी लेते हैं। तो ए तो सही है, ए इसमें भी है, और बाकी किसी में भी ए विकल्प दिया ही नहीं है। ए विकल्प नहीं दिया है तो आप ए बी सी की तरफ आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि अगर एलिमिनेशन करना भी चाहें तो बाल गंगाधर तिलक जो है नरमदली नेता थे। तो ऐसा तो है नहीं कि गंगाधर जो तिलक है वो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। तो डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो आपका आंसर ए बी सी मिल जाता है। फिर जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ कुछ प्रश्नों को लिया गया है, हालांकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक, एक तरफ लेखक का नाम, एक तरफ पुस्तक का नाम है। अगर आपको पता भी नहीं है कि कौन से लेखक, यानी थॉमस हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स का लेवियाथन तो सभी लोग जानते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 1 का 4 यहाँ हो जाता है, तो 1 का 4 केवल इसी में है, और किसी में भी 1 का 4 नहीं है। तो आप पहले ही प्रश्न का जो है, आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते थे, या फिर आपने इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया भी होगा। तो द्वितीय डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन था, ये करंट अफेयर्स पर आधारित है, मैक्रो रूबियो इसका आंसर होगा। ये भी फैक्ट वाला प्रश्न था, और इसको जो है कि करंट अफेयर से जोड़ा गया है, क्योंकि अभी ट्रंप ने अपनी सरकार बनाया है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड। फिर है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो ये काफ़ी न्यूज़ सुर्खियों में था, और इसका उत्तर जो है कि नायजू अकांजो इवेला है। तो ये भी आसानी से उत्तर दिया जा सकता था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट की ओर ध्यान दिया होगा तो। फिर जो प्रश्न है कि रूसी मार्क्सवादी विचारक और शासक व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कहीं न कहीं फैक्ट तो आधारित है ही, लेकिन इसके विषय में अगर डीपली पढ़ा है तो ही इसका आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि लेनिन का विचार क्या है ये आमतौर सबको याद आता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के संबंध में या फिर किस स्थान से है, तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हो पाती है। तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए गए हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है सभी पक्षों दलों को पकड़े शब्द सबसे पहले पहले निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑटो किरचैमर होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सभी पक्षों या दलों को पकड़ो इसका आशय क्या है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन को आसानी से जो है कि कर सकते थे। तो यानी सभी पक्षों दलों को पकड़ना कैच ऑल पार्टी है, तो ये कैच ऑल पार्टी सबसे पहले किसने गढ़ा था, तो ये ऑटो किरचैमर ने गढ़ा था। इसके बाद जो प्रश्न है, विद्वान दिए गए हैं और एक तरफ सूची कृति दी गई कि किस विद्वान का कौन सा कृति है। इसमें भी जो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मास्लो, क्रिस आर्गियर्स है। तो अगर जैसे कि आपको नहीं पता कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कौन सा इसमें कौन सी बुक लिखी है, तो हर्बर्ट साइमन को आप ले सकते हैं कि हर्बर्ट साइमन का जो फेमस बुक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है। तो केवल बी और बी का 4 लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बी का 4 विकल्प यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चौथा विकल्प होना चाहिए बी का 4। तो बी का 4 आप देखेंगे किसी भी विकल्प में नहीं है,
यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो यानी चौथा ऑप्शन आपका आसानी से सही हो सकता था। फिर या फिर हर्बर्ट साइमन के बुक के बारे में बता तो आपको अब्राहम मास्लो जो है कि मोटिवेशन थ्योरी से संबंधित है, तो अब्राहम मास्लो का जो है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तो इसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो कहने का आशय, इस वीडियो को बनाने का आशय केवल यही है कि आप कैसे प्रश्नों को एलिमिनेट करते हैं, और जो फैक्ट नहीं आते हैं तो वो अलग बात है कि फैक्ट, जैसे इस प्रश्न पूछा गया कि 19वीं चीनी साम्यवादी पार्टी कांग्रेस आयोजित की गई थी, तो किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये भी एक फैक्ट वाला प्रश्न पूछा। अगर आपको जो है कि अ, इसके बारे में पता होता तो ही आप इस आंसर को लगा सकते थे। तो इस वजह से कहीं न कहीं ईज़ी तो पेपर आया था, लेकिन कुछ न कुछ फैक्ट ऐसे डाल दिए गए थे जो कि अभ्यर्थियों को नहीं पता था, या पढ़ा भी था तो उनके दिमाग में जो पेपर देने के टाइम उनके दिमाग में जो है स्टक नहीं किया ये बात कि किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है कि इसका सही ऑप्शन 2017 होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठनों के बारे में सत्य कथन को पहचानना है, तो ये देखिए मिक्स क्वेश्चन है, और इस मिक्स क्वेश्चन में जो है कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन को भी ले लिया, संघाई सहयोग संगठन को भी ले लिया, नॉर्डिक परिषद को ले लिया, आसियान, सार्क, यानी सभी जो भी क्षेत्रीय अ, जितने भी क्षेत्रीय मंच थे तो सभी को ले लिया है। तो इसमें जो एनिमेशन का सबसे आसान तरीका यही था कि सार्क के बारे में आप सबने पढ़ा, आराम से पढ़ा होगा, और सार्क के बारे में कुछ ना कुछ जानते भी होंगे कि इसकी स्थापना जो है कि 1987 में ना होगा, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो ई जहाँ पे विकल्प दिया गया है, ई को जो है कि एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जो है कि ए, बी, सी, डी आसानी से मिल जाता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का जो है कि लास्ट प्रश्न है, तो इसके बारे में पूछा है कि साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करना है। तो कम्युनिज़्म में पढ़े होंगे आप, तो कम्युनिस्ट के बारे में जो जानते होंगे, तो इसमें जो है कम्युनिज़्म में जो है कि कहीं भी पादरी वर्ग की तानाशाही के बारे में बात नहीं की गई है, वर्गहीन समाज के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले आपको पता है कि हाँ, पादरी वर्ग की तानाशाही इसमें नहीं आता है, तो ई, बी जहाँ पर भी है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपको आसानी से उसका उत्तर ए, बी, सी, डी मिल जाता। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि मिलान करना है। तो ये प्रश्न कहीं न कहीं यानी फैक्ट में, यानी वन लाइनर में प्रश्न पूछ चुका है जून 2024 के एग्ज़ाम में, कि जापान का मंचूरिया पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। तो अगर उस प्रश्न को आपने उस समय ध्यान दिया होगा तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में हुआ था। तो सी का 2, यानी जहाँ पर भी सी का 2 है, यहाँ पे आसानी से आपको आंसर मिल गया कि सी किसका आंसर सी का 2 होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो यही कुछ प्रश्न थे, कुछ बातें थी कि आप किस तरह के आसानी से पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ईज़ी टू मॉडरेट की तरह प्रश्न है, और किस तरीके से आप इसको नंबर गेन कर सकते हैं। तो 15 जो पैसेज के जो 5 क्वेश्चन हो गए, और सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन हो गए पैसेज के, तो इसमें 15 में 15 आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ईज़ी ही पूछा जा रहा है। पैसेज को आसानी से पढ़ सकते हैं, और पैसेज में उतनी ही आसानी के साथ आपको जो है कि आंसर मिल जा रहा है। बाकी 5 नंबर का जो डीआई है, डीआई में जो है कि आप पढ़े होंगे, तो उसमें आसानी से 3 से 4 क्वेश्चन, या फिर 2, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो किया ही जा सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में छोटा-सा एनालिसिस था कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार जो है कि आप जो है कि पॉलिटिकल साइंस के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, उसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि डीप क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर डीप क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एलिमिनेशन में जो है कि मेथड नहीं लगा सकते, या फिर थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो का एनालिसिस पसंद आया, उसको एक लाइक अवश्य करें, या फिर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।